डिफरेंट केसेस ऑफ टू सर्कल में 2 केसेस पढ़ लिए थे, तो अब हम थर्ड केस लेते हैं। केस नंबर थर्ड इज व्हेन टू सर्कल टच इंटरनली। व्हेन टू सर्कल टच इंटरनली, तो अगर दो सर्कल अगर इंटरनल टच कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरह की कंडीशन होगी। इस तरह से पोजीशन हो सकती है जिसमें दो सर्कल क्या करेंगे, इंटरनली टच करेंगे। तो फर्स्ट सर्कल को S1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड सर्कल इज S2 इज इक्वल टू 0। लेट S1 इक्वेशन क्या ले लेंगे, फर्स्ट सर्कल इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y plus c1 is equal to 0 and second circle will be x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0। तो ये दोनों सर्कल हुए इक्वेशन। अब हमें इंटरनल टच का कंडीशन बताना है कि कंडीशन क्या बनेगा। जिस तरह से फर्स्ट टू केस में हमने c1 c2 और r1 r2 में रिलेशन लिखा, वैसे इस केस में कंडीशन क्या होगा। इस केस में कंडीशन होगा, ये रेडियस क्या होगा r1 और ये रेडियस कितना है r2, सेकंड सर्कल। तो c1 c2 जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, c1 c2 इज इक्वल टू r1 माइनस r2। यही कंडीशन होगी, जिसके अंदर r1 ग्रेटर देन क्या है r2, r1 ग्रेटर देन r2। तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रेडियस। तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन याद रख लेना। इसी कंडीशन को पता करके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनल टच के कंडीशन के बाद सेकंड पॉइंट था कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हों। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ओनली वन कॉमन टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को अगर P ले लेते हैं तो इस पॉइंट पर एक कॉमन टेंजेंट होगा, एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। तो इस टेंजेंट को का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के साथ साथ P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला से। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P can be find out by external division of point C1 C2 in the ratio R1 ratio R2, मतलब C1P upon C2P। अगर इनका रेशियो लिया जाए तो क्या आ जाएगा R1 अपॉन R2। इसका मतलब ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अगर ये फाइंड करना है हमें तो P पॉइंट क्या कर रहा है, C1 C2 को R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है बाय एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल डिवीजन की हेल्प से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। फिर टेंजेंट इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, दो मेथड है अपने पास। या तो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन दैट पासेस टू द पॉइंट P विल बी द टेंजेंट इक्वेशन। और ये जो फाइंड कर रहे हैं तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मेथड है, जिसके अंदर ये जो टेंजेंट है ये इन दोनों का रेडिकल एक्सिस भी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, equation of common tangent is equal to equation of radical axis of both the circle। और radical axis का इक्वेशन क्या होता है, S1 minus S2 is equal to 0। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है टू सर्कल टच इंटरनल। अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सर्कल with center four three touching the circle x square plus y square is equal to 1. ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 4 3. सर्कल के लिए सेंटर हमें पता है, जिसका इक्वेशन फाइंड करना है क्या है 4 3 एंड टचिंग द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटरनल. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल या क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. या तो इंटरनल टचिंग होगा या फिर एक्सटर्नल टचिंग होगा, तो दोनों ही कंडीशन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो इसके अंदर हमें सॉल्यूशन में फिर 2 केस लेनी पड़ेगी, एक इंटरनल टच और एक एक्सटर्नल टच. इस सर्कल का डायग्राम तो हम बना सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेंटर इज 0 0, इसको S1 ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेंटर इज 0 0 and radius is 1 unit. तो ये हो गया सर्कल जो गिवन है, और इसको टच कर रहा है एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है 4 3. तो 4 3 कुछ यहाँ पर आ जाएगा. अब अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो इस सर्कल को टच करने वाला सर्कल कैसे बना सकते हैं? इस तरह से बन सकता है. ये होगा एक्सटर्नल टच वाला केस. एक केस ये भी पॉसिबल है. अगर सेंटर 4 3 होगा तो फिर एक ऐसा सर्कल भी होगा जो इसको इंटरनली टच कर रहा होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 इस बाहर वाले सर्कल को क्या करेगा, इंटरनल टच करेगा. तो एक्सटर्नल टच में तो ये सर्कल हो, इंटरनल टच में ये दोनों सर्कल हो. तो एक्सटर्नल टच के केस में इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करेंगे और इंटरनल केस में इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. तो केस फर्स्ट लेते हैं. व्हेन सर्कल टच इंटरनली, इंटरनली टच करेगा तो कंडीशन क्या है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वेयर R1 ग्रेटर देन क्या है R2. ये कंडीशन. तो C1 C2 डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल. अब सेकंड सर्कल का हमें रेडियस नहीं पता है, वो रेडियस हमें R2 लेट कर लेते हैं, ठीक है. तो C1 C2 का डिस्टेंस आएगा 0 0 से 4 3 का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 क्या होगा, लार्जर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस करना है आपको. फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, लार्जर माइनस स्मॉलर. R1 से कंफ्यूज नहीं होना, बट क्या लेना है, लार्जर माइनस स्मॉलर. तो R2 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यूज क्या है 5 प्लस 1 इज इक्वल टू R2. यहाँ से R2 रेडियस आ गया 6 यूनिट. इसका मतलब सर्कल इक्वेशन क्या आ गया, इन द केस व्हेन सर्कल टच इंटरनली, मतलब इस वाले सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा. इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. सर्कल इक्वेशन x माइनस सेंटर क्या गिवन है 4 3 माइनस 4 क्यूब प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इज 6 देन 6 स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आ गया किसका, इस वाले सर्कल का आ गया. अब केस 2 लेते हैं व्हेन सर्कल टच एक्सटर्नली. तो एक्सटर्नल टच होगा तो उसके अंदर केस क्या होगा, उसके अंदर केस होगा C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2. फिर इसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी, टच एक्सटर्नली.
तो सर्कल टच एक्सटर्नली तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 और उसमें कंडीशन कौन सा नहीं लगेगा R1 ग्रेटर देन R2 क्योंकि R1 ग्रेटर देन R2 को कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों इस बार क्या है एडिशन में और इंटरनल टच में क्या था डिफरेंस में था इसलिए R1 ग्रेटर देन R2 यूज किया हम तो इसके अंदर कंडीशन यूज करेंगे तो C1 C2 जो है वो क्या होगा इस बार हमें इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो C1 C2 तो 5 यूनिट ही रहेगा इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल इसके रेडियस को क्या ले लेते हैं R3 ले लिया वहां तो R3 प्लस इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट यहां से R3 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 यूनिट आ गया इसका मतलब अगर इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा सर्कल इक्वेशन इज x minus 4 square plus y minus 3 square is equal to 4 square तो इस सर्कल का इक्वेशन आ गया दोनों केस में ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो इसके साथ असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है उसमें बस जो पॉइंट गिवन था 4 3 इसकी जगह ले लेना है -3 4 बस ये पॉइंट लेना है 4 3 की जगह क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है दोनों केस में सर्कल इक्वेशन फाइंड करना है ये क्वेश्चन होने के बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं find the smaller circle that touches the circle x square plus y square is equal to 1 and passes through the point P4 3 इस पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है तो हमें सर्कल इक्वेशन फाइंड करना है तो सर्कल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि किस तरह का डायग्राम बन सकता है फाइंड द स्मॉलर सर्कल में फाइंड करना है दैट टचेस द सर्कल इस सर्कल का डायग्राम तो हम बना सकते हैं दिस सर्कल हैज सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 यूनिट ये सर्कल बन गया 0 0 अब पॉइंट गिवन है 4 3 पॉइंट गिवन है 4 3 तो ये पॉइंट हमने लेट किया कि ये पॉइंट गिवन है 4 3 पासेस थ्रू द पॉइंट तो इस पॉइंट से तो पास करना है सर्कल को और इस सर्कल को टच करना है तो सर्कल किस तरह का बनेगा सर्कल इस तरह का बनेगा ठीक है एक और सर्कल पॉसिबल है जो इसको टच करेगा और पॉइंट 4 3 से क्या होगा पास होगा जैसे पिछले वाले डायग्राम में पॉसिबल थे उसी तरह यहाँ भी 2 सर्कल पॉसिबल है बट यहाँ पर इस बार जो पॉइंट है दैट इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कल इस बार कहाँ पे पॉइंट गिवन है ये 4 3 पॉइंट से सर्कल को पास करना है ये कंडीशन गिवन है तो स्मॉलर सर्कल इन दोनों में से कौन सा है एक्सटर्नल टच वाला है बट हम दोनों फाइंड कर लेते हैं उसमें से क्वेश्चन में अगर स्मॉलर बोल रहा है तो स्मॉलर सर्कल वाला आंसर देंगे और ग्रेटर अगर रेडियस बोला है तो फिर लार्जर रेडियस ग्रेटर रेडियस वाला आंसर देंगे तो हमें क्या फाइंड करना है हमें इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो केस 1 ले लेते हैं केस 1 when circle touches सर्कल टच एक्सटर्नली तो क्या कर रहे हैं इस बार एक्सटर्नली टच कर रहे हैं क्योंकि इसी में स्मॉलर रेडियस आने वाला है तो इस सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं क्या ये 0 0 को अगर मैं इसके सेंटर से ज्वाइन करूं तो कि ये पॉइंट C1 C2 वाले लाइन पे ही लाई करेगा C1 C2 वाले लाइन पे ही लाई करेगा तो क्या मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं क्योंकि डायमीटर का एक एंड पॉइंट है इस सर्कल के लिए तो ये पॉइंट अगर किसी तरह मुझे मिल जाए तो फिर मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ डायमीटर फॉर्म में तो ये पॉइंट मुझे फाइंड करना है ये पॉइंट कैसे फाइंड कर सकता हूँ ये 3 4 गिवन है 0 0 गिवन तो क्या C1P इस लाइन का मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन
C1P इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करूंगा 3 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 आ जाएगा। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन C1 C2P assume that theta then tan theta will be equal to 3 upon 4 tan theta is equal to 3 upon 4। तो क्या मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं अगर ये पॉइंट मुझे पता है तो मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा हुआ है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो वो यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा बट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए इस पॉइंट में क्या ले लेंगे यहाँ पे दोनों साइन प्लस ले लेंगे और x1 y1 का वैल्यू क्या लेंगे 0 0 लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस r cos थीटा r क्या है इसके अंदर r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C1 फ्रॉम इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ q। तो C1 q जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है r के इक्वल है और वो किसके इक्वल है रेडियस 1 यूनिट गिवन है तो 1 के इक्वल है। cos थीटा कहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 है तो cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा का मतलब इस तरह से हमें गिवन अगर ये थीटा की गणित ये 3 हुआ ये 4 हुआ फिर ये 5 हो जाएगा तो इसके अंदर cos थीटा जो है क्या आ रहा है 4 अपॉन 5 आ रहा है इज इक्वल टू क्या आ गया 4 अपॉन 5 0 प्लस रेडियस इज 1 यूनिट 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो ये आ गया कौन सा वाला पॉइंट पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से अगर मुझे इस पॉइंट को मैं बोल दूं Q डैश तो इस Q डैश का कोऑर्डिनेट क्या आता यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि इस बार मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में अगर बोल रहा हूँ 4 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं 4 अपॉन 5 3 अपॉन 5 देन Q डैश का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बस 0 माइनस बन जाएगा इसलिए दोनों पे क्या आ जाएगा यहाँ माइनस आएगा यहाँ माइनस आएगा तो -4 अपॉन 5 एंड -3 अपॉन 5 ये आ गए Q और Q डैश दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे अगर स्मॉलर सर्कल फाइंड करना है तो PQ को डायमीटर लेके सर्कल बनाना पड़ेगा। लार्जर सर्कल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा PQ डैश को डायमीटर लेके सर्कल बनाना पड़ेगा। तो दोनों केस में फाइंड कर लेते हैं। केस 1 में सर्कल टच एक्सटर्नली तो एक्सटर्नल के केस में इक्वेशन क्या आ जाएगा सर्कल टच एक्सटर्नली then circle equation is तो इस केस में सर्कल इक्वेशन क्या आ जाएगा सर्कल इक्वेशन आएगा Q पॉइंट और P पॉइंट को डायमीटर लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x माइनस x कोऑर्डिनेट है 4 अपॉन 5 इनटू x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 अपॉन 5 इनटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे किसका इक्वेशन मिल जाएगा स्मॉलर सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ये कौन सा वाला है स्मॉलर सर्कल का इक्वेशन जिसमें स्मॉलर ही पूछा था ना तो स्मॉलर सर्कल आ गया। अब लार्जर सर्कल फाइंड कर सकते हैं। लार्जर सर्कल में डायमीटर क्या लेना पड़ेगा P Q डैश लार्जर सर्कल इक्वेशन या फिर केस 2 ले सकते हैं इसके अंदर लार्जर सर्कल इक्वेशन व्हेन सर्कल टच इंटरनल टच के केस में डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन लाएंगे। इस बार P और Q डैश पॉइंट यूज करेंगे तो जो यहाँ पे -4 अपॉन 5 पॉइंट आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन 5 बाकी ये पॉइंट तो सेम रहेगा x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 अपॉन 5 था तो y माइनस -3 अपॉन 5 क्या बन जाएगा y प्लस 3 अपॉन 5 एंड y माइनस 3 विल बी सेम इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने से क्या आ जाएगा लार्जर सर्कल आ जाएगा। तो दोनों सर्कल के इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। इक्वेशन करने के बाद इसके साथ असाइनमेंट क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। असाइनमेंट क्वेश्चन में पॉइंट चेंज करना और -3 4 करना
जो पॉइंट पी 43 गिवन था उसकी जगह क्या पॉइंट ले लेना है, -34 पॉइंट लेना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस इसमें जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन लगाएंगे, लाइन का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लगाएंगे, तो वहाँ थीटा का ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या लेने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि लोकस से रिगार्डिंग है और इंटरनल टच से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ center of variable circle C with touches the circle x square plus y square is equal to 4 internally and passes through the point one zero। ये क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल सी। एक वेरिएबल सर्कल सी होगा, उसके सेंटर का लोकस फाइंड करना है व्हिच टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटरनली। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल तो बना सकते हैं। एक सेंटर इसका होगा 0 0 एंड रेडियस विल बी ऑफ 2 यूनिट। तो एक सर्कल बनाया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब एक अनदर सर्कल है जो 1 0 पॉइंट से पास हो रहा है, ये होगा 2 0 पॉइंट और ये होगा 1 0 पॉइंट। तो इस पॉइंट से क्या करना है, सर्कल को पास करना है एंड सर्कल सी को ये जो सर्कल बनाएंगे वो क्या करना चाहिए, इसको इंटरनल टच करना चाहिए। तो एक कोई भी सर्कल बना सकते हैं, मान लीजिए ये सर्कल बना लिया। अब इसका जो सेंटर है उसको क्या ले लेंगे, एच के लेंगे। इस पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है। तो इसको क्या लेट कर दिया, एच के लेट किया। ये सर्कल सी हो गया, इसके सेंटर को क्या ले सकते हैं, C1। इसको C1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, C2। अब इसका रेडियस हमें पता नहीं है, बट रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम गिवन पॉइंट 1 0। C2 इस पॉइंट को ले सकते हैं P। द रेडियस ऑफ सर्कल C2P इज इक्वल टू, रेडियस सर्कल C is equal to C2P is equal to h minus 1 whole square plus k minus 0 whole square under root। This is the radius of the circle C। अब रेडियस आ गया, फिर इंटरनल टच का कंडीशन यूज करेंगे। लोकस में फिर कंडीशन यूज करना पड़ता है। तो इसमें कंडीशन क्या गिवन है, इसमें कंडीशन गिवन है इंटरनल टच कंडीशन। इंटरनल टच कंडीशन क्या है, इंटरनल टच कंडीशन इसमें गिवन है कि C1 C2 जो कि हमें पता है। इंटरनल टच कंडीशन क्या है, C1 C2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस, तो R1 माइनस R2। अब C1 C2 कितना होगा, 0 0 का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम h के से अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के R1 इज 2 यूनिट गिवन है इसमें, माइनस R2 रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं C2p अंडर रूट ऑफ h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, अब अंडर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। देन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, जब a माइनस b होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 4 प्लस 1 क्या बन गया 5, और जो 2h है इसको अगर मैं LHS साइड में लाऊंगा तो माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस 1 जाएगा। 2h माइनस 5 को भी मैं इधर ले आऊंगा, 4 प्लस 1 जो 5 बना था इज इक्वल टू, इस साइड में क्या बचेगा, माइनस 4
अंडर रूट ऑफ एच माइनस वन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर से मुझे रूट को हटाना है तो बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2h माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h माइनस वन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लास्ट में मुझे सेंटर का लोकस फाइंड करना है, तो C2 जो कोऑर्डिनेट h के है उसको किससे रिप्लेस कर लेंगे, x y से रिप्लेस कर लेंगे। तो h एंड x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x एंड y से रिप्लेस कर देंगे। x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गए। 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, तो लोकस क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया अपना। उसके बाद में क्वेश्चन अगर सोल्व हो गया होगा तो इसके बाद में असाइनमेंट क्वेश्चन कर लेना है। इसमें जो पॉइंट 1 0 गिवन, इसके अंदर पॉइंट क्या गिवन है 1 0, तो इसकी जगह तुम्हें पॉइंट ले लेना है 3/4 1। इस पॉइंट को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी तरह लोकस का एक और क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the locus of center of a circle touching the circle x square plus y square minus 2x minus 4y is equal to 4 internally and tangents on which from 1 to are making an angle of 60 degree with each other। ये क्वेश्चन दिया है। Find the locus of center of a circle touching the circle x square plus y square minus 2x minus 4y is equal to 4 internally। तो ये सर्कल गिवन है, इसको एक सर्कल इंटरनल टच कर रहा है और इस सर्कल जो टच कर रहा है उस सर्कल का सेंटर का लोकस फाइंड करना है। एंड टेंजेंट्स ऑन विच फ्रॉम 1 to आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। तो डायग्राम बना के देखते हैं कि पहले इस सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं। तो इस सर्कल का डायग्राम इस तरह से होगा, इसके अंदर इसका सेंटर जो हो गया है 1 2, ये गिवन सर्कल है S1 इज इक्वल टू 0 और S1 को क्या लिख सकते हैं, S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है और इसका सेंटर 1 2 और इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो यहाँ से 3 यूनिट इसका सर्कल का रेडियस पता लग गया। एंड टेंजेंट ऑन विच, तो 1 2 से इसको इंटरनल टच करने वाला एक सर्कल बनाना है। पहले हमें एक सर्कल बना लिए और क्वेश्चन में क्या बोला, इंटरनल टच करने के साथ में अगर 1 2 पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस सर्कल का हमें सेंटर का लोकस फाइंड करना है। तो इस सर्कल के सेंटर को क्या ले लेंगे h के, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया। इसका रेडियस हमें पता नहीं है तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके रेडियस को R2 बोल दें देन एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है C1 C2, इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं P। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल C1 PC2, अगर मैं वैल्यू पुट करूं R2 C1 C2 तो किसके इक्वल आएगा, R2 C1 C2 इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री एंगल है तो R2 C1 C2 किसके इक्वल आएगा,
साइन 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो R2 अपॉन C1 C2 किसके इक्वल आ रहा है? साइन 30, बिकॉज ये एंगल कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो जो R2 रेडियस है वो किसके इक्वल आ गया? C1 C2 अपॉन 2 आ गया। और C1 C2 कितना आ जाएगा? ये 1 2 पॉइंट है और ये h के पॉइंट है। तो h के को 1 2 से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ C1 C2 डिस्टेंस क्या आ गई? h-1 होल स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर। तो ये रेडियस सेकंड सर्कल के लिए पता लग गया। अब इसके साथ और क्या कंडीशन गिवन है? इस सर्कल का रेडियस हमें पता 3 यूनिट है। तो क्या मैं C1 C2 को अगर आगे एक्सटेंड करूं तो जिस पॉइंट पे ये टच करेगा वो जो पॉइंट होगा उसको अगर Q पॉइंट ले लें तो C1 C2 एंड Q 3 पॉइंट विल बी कोलिनियर। एंड C1 अगर मेरे पास R2 रेडियस पता है तो R2 रेडियस में इस तरह भी फाइंड कर सकता हूं कि C1 Q में से अगर मैं C1 C2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? C2 Q आ जाएगा। तो क्या C2 Q किसके इक्वल है? C1 Q माइनस C1 C2 ये आ जाएगा। और C2 Q किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2, और R2 का वैल्यू क्या है? ये आ रहा है, इसको मैं बाद में यूज कर लूंगा। C1 Q जो वैल्यू है किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो 3 माइनस C1 C2 किसके इक्वल है? C1 C2 है h-1 होल स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया। R2 का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। R2 का वैल्यू अगर पुट किया तो हाफ अंडर रूट ऑफ h-1 स्क्वायर प्लस k-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ h-1 स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर। ये माइनस इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2 अंडर रूट ऑफ h-1 होल स्क्वायर माइनस k-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यूनिट। फिर उसके बाद बोथ साइड क्या कर लेंगे? स्क्वायर करेंगे। 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। अगर इस 3 को यहाँ ले जाएंगे 3/3 क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और अपॉन 2 है, इसको यहाँ ले गए तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। फिर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो रूट हट जाएगा और सामने 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और h के सेंटर का हमें लोकस फाइंड करना है तो h के को रिप्लेस कर लेंगे x एंड y से। तो x-1 स्क्वायर y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आ गया लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग द गिवन सर्कल इंटरनली। और 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जो डायग्राम में बताया था उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर है उसका वेरिएबल सर्कल का इस तरह जो बना था ये जो सेंटर वो भी किस पे लाई करेगा? जितने भी सर्कल इंटरनल टच वाले बनाएंगे जहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री एंगल बन रहा होगा, उन सबका जो सेंटर हो किस पे लाई करेगा? इस सर्कल पे ही लाई करेगा। और इक्वेशन किसका आ रहा है? सर्कल का इक्वेशन आ रहा है। ये क्वेश्चन समझ आया। इसके साथ एक असाइनमेंट क्वेश्चन सोल्व करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन में जो पॉइंट एक सर्कल इक्वेशन जो गिवन था इसके अंदर सर्कल इक्वेशन को क्या ले लेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एंड जो थीटा एंगल गिवन है उसमें 60 डिग्री गिवन था। इस बार क्या ले लेना है? 120 डिग्री एंगल ले लेंगे। ये थे थर्ड वाला केस जिसके अंदर वन सर्कल इज टचिंग बोथ द सर्कल टचिंग इंटरनली। इंटरनल टच के अंदर एक सर्कल दूसरे के अंदर है और एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। अगर कहीं पे तुम्हें कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकलवाता है तो सीधा फॉर्मूला यूज करना है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर केस लेते हैं। वन सर्कल contained in the other circle without
बार एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल के अंदर है, बट इस बार इंटरनल टच का केस नहीं होगा, मतलब इस तरह के डायग्राम होंगे। अगर ये सर्कल है तो दूसरा सर्कल कुछ इस तरह से होगा, तो ये C1 हुआ और ये हुआ C2। तो फिर इसमें कंडीशन क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू 0 ये हो गया, S2 इज इक्वल टू 0 सर्कल हो गया, S1 S2 वही सर्कल लेट कर सकते हो। तो इसमें कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन ये आएगा अगर ये इंटरनल टच करता तो C1 C2 का वैल्यू क्या होता है R1 माइनस R2 डिफरेंस ऑफ रेडियस, बट ये टच नहीं कर रहा है तो क्या C1 C2 का वैल्यू R1 माइनस R2 से कम हो जाएगा, तो C1 C2 क्या हो जाएगा लेस देन R1 माइनस R2, वेयर इसमें R1 क्या है ग्रेटर देन R2, ये याद रखना क्योंकि डिफरेंस है और डिफरेंस को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो कहीं पे क्वेश्चन में अगर हमें R फाइंड करना पड़ा इनमें से कोई एक, तो फिर हम मोड लगा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव लेना होगा हमें, इसलिए क्या लगाएंगे मोड। तो कंडीशन ये आ गया, इसका कंडीशन में क्या हो गया कि जो C1 C2 डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगा लेस होगा, क्योंकि अगर सर्कल को टच करवा के देखेंगे तो C1 C2 किसके इक्वल आएगा R1 माइनस R2, और सर्कल अगर थोड़ा शिफ्ट हुआ तो उसका सेंटर है वो और पास आ जाएंगे, मतलब C1 C2 का जो गैप है वो R1 माइनस R2 से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो फिर इस तरह का डायग्राम बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हैं, 0 कॉमन टेंजेंट है, इसमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है, बट इसमें रेडिकल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं, रेडिकल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से इक्वल लेंथ टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, और उसका इक्वेशन क्या होता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करेंगे कुछ इस तरह से एक लाइन आएगी जो इस दोनों सर्कल से क्या होगी बाहर होगी, इससे अगर टेंजेंट इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये दोनों टेंजेंट लेंथ क्या हो जाएंगी इक्वल होगी। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, बट नो कॉमन टेंजेंट, इस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है क्योंकि सर्कल दोनों टच नहीं कर रहे कहीं पे भी, तो फिर कॉमन टेंजेंट भी नहीं मिलेगा, और एक सर्कल दूसरे के अंदर है इसलिए अगर इस पे ड्रॉ करेंगे तो फिर दूसरे वाले पे नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कॉमन टेंजेंट का केस पॉसिबल नहीं है, बट रेडिकल एक्सिस हम फाइंड कर सकते हैं S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। बस ये इतना ही कंडीशन है, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4th नंबर केस हो जाएगा। If the circle x square plus y square is equal to 1, is completely contained in the circle x square plus y square plus 4x plus 3y plus k is equal to 0, then find the values of k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर फर्स्ट सर्कल है वो कंप्लीटली कंटेंट इन द सेकंड सर्कल, कंप्लीट कंटेंट का मतलब है कि जो सेकंड सर्कल गिवन है उसको विदाउट टचिंग फर्स्ट सर्कल कंप्लीटली उसके अंदर है, तो C1 सेंटर जो है इस वाले सर्कल के लिए लेंगे S1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0, देन सेंटर हैज कोऑर्डिनेट -2 - 3 अपॉन 2, और इसका जो रेडियस है वो R1 फाइंड कर सकते हैं। R1 इज इक्वल टू √4 प्लस 9 अपॉन 4 माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 माइनस k, ये आ गया R1 आ गया। इसी के साथ ये जो सर्कल की है इसका सेंटर तो 0 0 C2 0 0, इसका जो रेडियस है वो भी पता है R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 1 यूनिट होगा। तो
कंडीशन क्या यूज करना है, जब सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर है तो C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 यूजिंग कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, R1 ग्रेटर देन R2 है या नहीं ये देख लेना। R1 ग्रेटर देन R2 है तो फिर क्या राइट फॉर्मूला है, तो C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, तो C1 C2 फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, अंडर रूट ऑफ -2 minus 0 whole square is 4, minus 3 upon 2 minus 0 whole square is 9 upon 4 is equal to radius R1 is under root 25 upon 4 minus k and radius R2 is 1 unit minus 1। ये वैल्यूज पुट किया। अब इसको LHS को अगर सोल्व करेंगे तो 4 into 4 16 plus 9 25 upon 4 का अगर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 upon 2 आ जाएगा। फिर इस -1 को LHS साइड में लाए तो +1 बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 upon 4 minus k, ये आ गया 7 upon 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 upon 4 minus k। अब यहाँ ध्यान रखना है कि अंडर रूट पहले तो डिफाइन होना चाहिए, तो पहले लिमिटिंग केस लगाना पड़ेगा किस पे, जो रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होगा 25 upon 4 minus k must be greater than equal to 0, then k is less than equal to 25 upon 4। मतलब ये एक तरह से k के लिए डोमेन हो गया कि जो k का वैल्यू जाएगा वो इसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद में क्या हो गया, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं बिकॉज रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे इक्वेशन है तो बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर ही करेंगे, तो 49 अपॉन 4 सॉरी इक्वेशन क्या होगी इनइक्वालिटी होगी, और इनइक्वालिटी में बोथ साइड स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव नंबर है और रूट भी क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, तो बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। और इसीलिए हमने क्या फाइंड कर लिया पहले डोमेन फाइंड कर लिया। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 25 अपॉन 4 माइनस के, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन, और ये आ गया k माइनस 25 अपॉन 4, माइनस 25 अपॉन 4 को ट्रांसपोजिशन किया तो माइनस 24 अपॉन 4 बन जाएगा, देन k इज लेस देन -6 आंसर आ रहा है, k इज लेस देन -6, क्या ये इसके डोमेन में है, k इज लेस देन इक्वल टू 25 अपॉन 4, तो k इज लेस देन इक्वल टू 25 अपॉन 4 और -6 इधर आएगा, तो इसका मतलब जो होल डोमेन है उसके अंदर ही लाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, k इज लेस देन -6। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर कंडीशन अप्लाई किया, C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी सोल्व करना है, बट अंडर रूट है उसको डिफाइन करने के लिए अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ उसको क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से k का डोमेन वैल्यू आ जाएगा हमें कि इसके अंदर आंसर आना चाहिए। फिर इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में क्या किया सोल्व किया तो k का वैल्यूज क्या आ गया लेस देन -6, ये वैल्यूज इस डोमेन के अंदर है तो इसलिए आंसर क्या हो गया k लेस देन -6। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो उसके बाद में असाइनमेंट क्वेश्चन कर लेना। असाइनमेंट क्वेश्चन में क्या है, जो सर्कल गिवन है इसकी जगह सर्कल ले लेना है प्लस 6x प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। तो ये था फोर्थ नंबर केस के बाद में फाइनल केस बचा हुआ है फिफ्थ नंबर केस, जिसके अंदर क्या होगा बोथ सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब फाइनल केस फिफ्थ नंबर केस when both circle intersect at 2 points। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फर्स्ट सर्कल ये होगा x1 इज इक्वल टू 0, सेकंड सर्कल होगा वो इस सर्कल को क्या कर रहा होगा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एट पॉइंट A और B आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब इसकी पूरी डिटेल ध्यान से देख लेना। C1 इसका सेंटर होगा, C1 C2 इसका सेंटर होगा। S1 का इक्वेशन क्या लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f4y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों के सेंटर जो है उनके कोऑर्डिनेट पता है, -g1 -f1 -g2 -f2। फर्स्ट का रेडियस पता है, अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। अब इससे रिगार्डिंग टोटल क्या क्या कंडीशन हम आ सकती है वो सारे केसेस लिख लेंगे। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडीशन ही लेंगे कि कंडीशन क्या अप्लाई होगा कि ये वाला केस फॉलो होगा। तो c1 c2 जो होगा सेंटर डिस्टेंस, उसका रेडियस से क्या रिलेशन होगा, c1 c2 है। अगर सर्कल दोनों एक्सटर्नल टच कर रहे होते तो ये सर्कल यहाँ पे आता, एक्सटर्नल के केस में क्या होता है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये सर्कल अगर थोड़ा पास अंदर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, C1 C2 जो गैप है वो कम हो जाएगा, और कम होगा तो लेस देन R1 प्लस R2 होगा, लेस देन R1 प्लस R2। बट ये सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर नहीं जा सकता कि अगर हम इसको अंदर लाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसा भी आएगा ना जहाँ इंटरनल टच हो जाए। तो इंटरनल टच के केस में क्या था, C1 C2 ग्रेटर देन C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यही कंडीशन था। C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। बट सर्कल इसके आउटर है तो R1 माइनस R2 से C1 C2 का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। बट इसमें R1 इज ग्रेटर देन क्या है, R2। अगर R1 ग्रेटर देन R2 ना हो तो फिर क्या लगा लेंगे, मोर लगा लेंगे, जिससे कि ये रिलेशन बन गया। तो अगर ये कंडीशन कहीं फॉलो हो रही है तो फिर समझ लेना कि कौन से नंबर वाला केस बनाना है, हमें ये वाला केस बनाना है। तो ये कंडीशन फॉलो होने के बाद में इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स देखेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने, 2 DCT, तो 2 DCT ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। इन पॉइंट को ले सकते हैं P Q R S, ये पॉइंट ले सकते हैं T। तो क्या पॉइंट T का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, C1T अपॉन C2T किसके इक्वल आएगा, R1 अपॉन R2 के इक्वल आएगा। बिकॉज ट्राइंगल C1PT एंड C2QT बहुत, इन दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल के हैं सेम है, तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो जो लिए हैं वो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टी यूज करके। तो C1T अपॉन C2T किसके इक्वल है, R1 अपॉन R2। जैसा कि अदर केस में भी कर चुके हैं हम। तो R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नल डिवीजन अगर करें C1 C2 पॉइंट को, T पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। T कोऑर्डिनेट ऑफ T can be find out using external division formula। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट T के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट T का कोऑर्डिनेट मान लो हमें मिल गया x1 y, इसको जैसे हमने सोल्व किया तो T का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x1 y। तो क्या इस पॉइंट की हेल्प से दोनों DCT की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड किए जा सकते हैं। तो फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ DCTs फाइंड करने के लिए पॉइंट्स ऑफ फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लेट करेंगे। लेट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये जो लाइन आई इसमें x1 y1 पॉइंट कौन सा है, t पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें, ठीक है, सोल्व करने के बाद एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला से, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूज किए। अब ये अगर टेंजेंट है तो क्या इस पॉइंट से मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से अगर इस टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा r2। तो यहाँ पे फिर क्या यूज करेंगे, यूजिंग टेंजेंट्स कंडीशन, जो कि क्या पड़ी हुई हमारी d इज इक्वल टू r, जो हम बार बार यूज कर रहे थे वो कंडीशन यूज करेंगे। किसी भी एक सेंटर से लाइन जो आई है इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जिसमें m जो है वो हमने
लेट किया हुआ वैल्यू है, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा वाला, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहां से d मिल जाएगा, किसके इक्वल करेंगे, r2 के इक्वल करेंगे। तो d इक्वल टू r करने से m में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक सोल्व करने से m के 2 वैल्यूज मिलेंगे, वापस इसमें पुट कर देना है, दोनों इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन मिलने के बाद हम ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों टेंजेंट के बीच अगर एंगल पूछ लेगा तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या फाइंड किया जा सकता है, कॉमन कोड फाइंड किया जा सकता है। इसके अंदर TCT तो नहीं मिल रही, बट ए बी एक कॉमन कोड मिल रहा है, तो कॉमन कोड कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड है वो क्या आएगा, ये जो कॉमन कोड है ये रेडिकल एक्सिस होगा इसका, ठीक है। कॉमन कोड क्या होगा, रेडिकल एक्सिस होगा। तो इस कॉमन कोड का इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, ये फॉर्मूला है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, कॉमन कोड इक्वेशन आ जाएगा। इसके अलावा और क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम केस 1 में फाइंड किया था उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ DCT, फॉर्मूला था उसका C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। DCT का फॉर्मूला जो वहां था वही फॉर्मूला यहाँ पर है, वो किसके इक्वल आएगा, PQ और RS, ये जो लेंथ है इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद DCT के बाद लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, और इसी के साथ हम ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ए बी पॉइंट फाइंड कैसे कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्कल। इसके अपने पास अब दो मेथड है, एक मेथड तो है जिसके अंदर दोनों ही सर्कल के इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व करने से क्या मिलता है, ऑलवेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाती है। तो ये मेथड के क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, तो एक मेथड तो ये हुआ। बट अभी यहाँ पे हम डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। क्या m पॉइंट फाइंड किया जा सकता है क्या किसी तरह, अगर m पॉइंट, ये पॉइंट ले रहा हूँ C1 C2 को, जहाँ पे a भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये R1 रेशियो R2 में डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि जैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे तो इन दोनों में अगर रिलेशन बताएं तो C1m अपॉन C2m R1 रेशियो R2 आएगा, तो C1m अपॉन C2m R1 रेशियो R2 आ जाएगा। तो क्या उसकी हेल्प से हम m पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, और m पॉइंट आ जाएगा तो क्या, अगर टेंजेंट कॉमन कोड लेंथ अगर मेरे पास मिल गया तो am लेंथ अगर मुझे पता है, तो यहाँ से इस पॉइंट से am डिस्टेंस के ऊपर, और फिर मुझे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिएगा, तो C1 C2 से स्लोप फाइंड करके यहाँ से थीटा आ जाएगा, तो उसकी हेल्प से क्या फाइंड कर सकता हूँ, a भी फाइंड कर सकता हूँ। तो a भी फाइंड करना क्वेश्चन में देखेंगे, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्कल फाइंड किया जा सकता है, एक तो कुछ दोनों सर्कल को सोल्व करके, और दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करके भी फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया जा सकता है, थीटा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से cos थीटा का फॉर्मूला आया था, पहले प्रूव कर चुके हैं। फॉर्मूला था C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कॉमन कोड, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड कर सकते हैं। क्या सेंटर C2 का, इसका इक्वेशन तो हमें पता है कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। इस स्ट्रेट लाइन का C2 पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो C2m हम फाइंड कर सकते हैं। C2m यूजिंग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, फॉर्मूला यूज करके हम C2m फाइंड कर सकते हैं। और C2a किसके इक्वल है, C2a है वो
रेडियस ऑफ द सर्कल R2। तो पाइथागोरस यूज करके AM फाइंड कर सकते हैं। AM इज इक्वल टू C2A स्क्वायर माइनस C2M स्क्वायर, C2A स्क्वायर माइनस C2M स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AM होल स्क्वायर आएगा। तो AM का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस आ जाएगा। तो AM जो है उसका ट्वाइस अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ कॉमन कोड AB इज इक्वल टू 2AM इज इक्वल टू C2A स्क्वायर ट्वाइस लगा लेंगे माइनस C2M होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड भी फाइंड कर सकते हैं। ये प्रोसेस याद रखना क्योंकि यही काम हम C1 से भी कर सकते हैं। अगर C1M फाइंड कर लें तो C1A स्क्वायर माइनस C2M स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे C1A स्क्वायर माइनस C1M होल स्क्वायर और उसको ट्वाइस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AM आ जाएगा। मतलब किसी भी एक सेंटर की हेल्प से, एक सर्कल की हेल्प से हम कॉमन कोड का लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल था जिसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक इतना ही पढ़ेंगे।